बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीमा महबूब आज के इस इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जिस किताब पर गुफ्तगू करेंगे वो है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिथ। नाजरीन, मिथ्स क्या होती हैं? अगर हम गूगल की जानिब देखें तो हमारे सामने डेफिनेशंस में आता है कि कोई ट्रेडिशनल स्टोरी, कोई फॉल्स आइडिया या कोई झूठी कहानी। लेकिन जब मैं इस किताब को स्टडी कर रही थी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू अमेज़ॉन पर मेरी नज़रों से गुज़रा। उस रिव्यू में राइटर कहते हैं कि अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिथ सिर्फ़ एक किताब नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की तारीख़ है, इंसानों की कहानियों और उनके अकायद का एक जायज़ा है। ये किताब हमें इस दुनिया और इसमें चल रहे निज़ाम को समझने की जुस्तजू और कोशिश के बारे में बताती है और आज के इंसानों को माजी के इंसानों से जोड़ती है। नाजरीन, इसका मतलब ये है कि ये किताब किसी झूठी कहानी पर मबनी नहीं है, बल्कि ये इंसान की तारीख़ का एक जायज़ा है। इस किताब की मुसन्निफ़ा कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के उन लीडिंग ऑथर्स में से हैं जिन्होंने गॉड, कल्चर और रिलीजन जैसे मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आपकी तहरीरों में हिस्ट्री ऑफ गॉड, बुद्धा, इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री, बाइबल और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मिथ्स जैसी किताबें शामिल हैं। आज इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जनाब शाहिद शेर अली मौजूद हैं। आप इतरा पाकिस्तान में बतौर प्रोफेशनल एजुकेटर काम कर रहे हैं। आपने कराची यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में एमए की डिग्री हासिल की है और इस वक्त एमफिल की तालीम हासिल कर रहे हैं। वेलकम शाहिद सर। थैंक यू सो मच। हम अपने पहले सवाल की जानिब चलते हैं। चूँकि ये किताब मिथ्स पर मबनी है, सबसे पहले इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मिथ्स क्या होती हैं और ये किस तरह से इवॉल्व होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम में दावत दी और इतना अच्छा तारुफ पेश किया। बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये लफ्ज़ मिथ क्या है और ये कैसे इवॉल्व होती हैं मिथ्स, इसके बारे में ज़रा गुफ्तगू करते हैं। तो आएँ सबसे पहले हम इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं, ये मिथ लफ्ज़ क्या है। तो अगर हम एक आम तर्जुमे की बात करें, एक पॉपुलर ट्रांसलेशन की बात करें, तो मिथ आम तौर पे जो है वो जैसा कि आपने बताया कि उन कहानियों को कहा जाता है जो कि मन घड़त हों या जो है वो फॉल्सहुड पर मबनी हों या जो झूठी कहानियाँ तस्वुर की जाती हों। ये एक आम तशरीह है मिथ के हवाले से। लेकिन अगर हम इस लफ्ज़ की एटिमोलॉजी पर गौर करें और इसके ओरिजिन की तरफ जाएँ तो हमें पता चलता है कि ये लफ्ज़ मिथ ग्रीक वर्ड मीथोस से ड्राइव होता है, जिसके मायने हैं वो ट्रेडिशनल स्टोरीज़ जो कि माजी के इंसानों के वर्ल्ड व्यू को शो करती हों या uनके रिलीजन को शो करती हों या फिर नेचुरल फिनोमेना यानी कि कायनात किस तरह से बनी, इंसान कैसे वजूद में आया, मौसम कैसे तब्दील होते हैं, इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो माजी के इंसान जो है वो माइथोलॉजी के ज़रिए हासिल किया करते थे, तो उन्हें जो है वो मिथ्स कहा जाता है। अब अगर हम इस बात पे गौर करें कि ये मिथ इवॉल्व कैसे होती हैं, तो इसका एक सादा सा जवाब ये हो सकता है कि आम तौर पे जो है वो ह्यूमन बीइंग्स मीनिंग मेकिंग क्रिएचर्स कहलाते हैं। यानी हर चीज़ जो भी उनके तजर्बे में आती है उसको एक मानी खेज़ अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से आज हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को साइंसी हवाले से देखने की कोशिश करते हैं और साइंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, इसी तरह माजी के इंसान जो नेचुरल फिनोमेना है या जो कुदरत के प्रोसेसेस हैं उसको मिथ के अंदाज में, कहानियों के अंदाज में समझने की कोशिश करते थे। और एक बड़ा मशहूर कोटेशन भी मुझे यहाँ पर याद आता है कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड मैन क्रिएटेड स्टोरीज़। यानी आम आदमी की जो ज़बान होती है दरअसल वो कहानी की ज़बान होती है। आप देखें, अगर एक छोटा बच्चा भी जब स्कूल से घर आता है और जब उससे माँ पूछती है कि बेटा आज सारा दिन क्या किया, तो पूरे दिन का हाल बताना शुरू करता है एक कहानी की तरह। इसी तरह जब हम भी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से मिलते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं।
तो जिस तरह इंसानों ने अपने बारे में कहानियाँ बयान की हैं या करते हैं, उसी तरह माजी के इंसानों ने भी कायनात के हवाले से बहुत सी कहानियाँ बयान की हैं, तो उसको जो है हम मिथ कहते हैं। आपने हमें बताया कि मिथ्स मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, तो फिर एक आम कहानी और मिथ्स में क्या फ़र्क है? बिल्कुल, आम कहानियों में एक और मिथ में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि आम कहानियाँ तो वो होती है जो हम सुनते हैं, सुनाते हैं आपस में, एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो कहानियाँ आम स्टोरीज़ कहलाती हैं। लेकिन मिथ ख़ास तौर से उन कहानियों को कहा जाता है जो कि कदीम इंसानों से मुंसलिक हों और उनके वर्ल्ड व्यूज़, के बिलीव्स और कायनात को जिस तरह से उन्होंने समझने की कोशिश की है उसको शो करती हूँ। यानी दूसरे अल्फाज में ये हम कह सकते हैं कि देवी देवताओं की कहानियाँ जो है वो मिथ्स कहलाती हैं। बहुत खूब। आपके इस जवाब से मुझे ग्रीक माइथोलॉजी की कुछ बातें याद आ गई कि ग्रीक्स ने भी मुख्तलिफ देवताओं को सैयारों से या नेचुरल प्रोसेसेस से जो है मुंसलिक किया था। जैसे कि मिसाल ले लें ज़ियोस की, जिसे जुपिटर प्लैनेट से मुंसलिक किया जाता था और उसे रोशनी का देवता माना जाता था। या हेडिस की मिसाल ले लें, जिसे प्लूटो प्लैनेट से मुंसलिक किया जाता था और उसे मौत का देवता माना जाता था। या फिर एफ्रोडाइट, जिसे कहा जाता था कि वो वीनस प्लैनेट पर रहती है और वो खूबसूरती और मोहब्बत की देवी है। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हमें मुख्तलिफ माइथोलॉजी में मिलती हैं, जिसका आपने भी ज़िक्र किया। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कदीम इंसानों ने जो मिथ्स बयान की हैं, उनकी क्या क्या ख़ास बातें हैं और इन मिथ्स की उन इंसानों की ज़िंदगियों में क्या अहमियत या ज़रूरत थी? बिल्कुल, इस किताब के अंदर जो है वो बहुत से अवामिल जो है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग इसका जिक्र करती हैं, लेकिन मैं आपके सामने 3 बुनियादी अवामिल पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि आम तौर पे जैसे हमने समझा कि मिथ को बड़ा ही इलॉजिकल वे में समझा जाता है, तो इस किताब में कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग इसको बड़े ही मुस्बत अंदाज में देख रही है, बड़े पॉजिटिव अंदाज में देख रही है। और वो ये कहती है कि मिथ हमारे हॉराइजन्स को ब्रॉड करती है, यानी हमारे जो तख़य्युलात हैं, जो हमारी सोच है, उसको वुसअत देती है। और इसके लिए वो एक मिसाल पेश करती है कि अगर ये कहा जाए कि आज से 200 साल पहले कोई शख्स ये बात करता कि हवाई जहाज़ जैसी कोई चीज़ हो सकती है, हालांकि उस वक्त हवाई जहाज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लोग उसे क्या कहते हैं? यकीनन लोग उसे जो है वो उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं करते। लेकिन हम ये सोचें कि अगर किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होता कि हवाई जहाज़ हो सकता है, तो आज हम हवाई जहाज़ देख भी नहीं पाते। और ख़ास तौर से साइंसदान जो होते हैं वो इस इमेजिनेशन वाली कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो पहले चीज़ें इमेजिन करते हैं और उसके बाद उसको इन्वेंट करते हैं। तो माइथोलॉजिकल थिंकिंग भी एक तरह से इमेजिनेटिव होती है। तो एक बुनियादी आस्पेक्ट तो ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बताती है। दूसरा नुक्ता जो कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बताती हैं वो ये कि जो अर्ली सिविलाइजेशन के लोग थे, यानी कि जो नियानडर्थल्स थे, उनका दुनिया के बारे में एक बड़ा सेक्रेड वर्ल्ड व्यू था, यानी एक बड़ी मुक़द्दस आँख से दुनिया को देखते थे। यानी जो भी वो काम करते उसको एक मुक़द्दस और मजहबी फरीज़े की तरह सरअंजाम देते, चाहे वो अपने लिए खुराक तलाश करना हो, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे ज़िंदगी के जो भी काम हो, वो उसको बड़े मुक़द्दस अंदाज में करते। और दूसरा ये कि जब वो मज़ाहिर फ़ितरत को देखते, यानी आप देखें कि मामूली से मामूली चीज़ जो होती है, पत्थर की तरफ भी अगर वो देखते तो उसको बड़ा उसको अप्रिशिएट करते, उसकी सॉलिडिटी को, उसकी पावर को, और इवन आसमान की तरफ जब देखते तो उसकी हाइट को और उसको उसके जो है इन्फिनिटी का एक सिंबल के तौर पे वो समझते। और आज भी अगर आप देखें तो हम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अगरचा खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी हम जब हाथ उठाते हैं तो आसमान की तरफ उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन मिथ्स का एक असर है हमारी आज की प्रैक्टिसेस के ऊपर भी, कि हम आसमान को एक हाइट के सिंबल के तौर पे लेते हैं। इवन कुछ जो हमें हकाइक मिलते हैं, जैसे कि मेराज के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो भी एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि आपको एक सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंस जो है वो इन चीज़ों के ज़रिए मिलता है। अच्छा, तीसरा नुक्ता अगर हम बात करें तो नियानडर्थल्स की लाइफ में हमें जो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है वो उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन है। यानी कि वो ये समझते थे कि ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक ज़िंदगी मौजूद है। और इसका पता हमें चलता है उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। जब हम उनकी ग्रेव्स की स्टडी करते हैं तो पता चलता है
कि जिस तरह वो मुर्दों को दफनाया करते थे, तो जिस तरह से वो मुर्दे का रुख रखते थे कब्र के अंदर, या जो चीज़ें वो उनके साथ दफनाया करते थे, वो इस बात को शो करती थी कि ये ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि अगली ज़िंदगी की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है, और इस ज़िंदगी के बाद वो शख्स किसी और दुनिया में जाने वाला है। तो हालांकि वो इतने कदीम लोग थे, लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन और लाइफ आफ्टर डेथ का तस्वुर जो है वो मौजूद था। तो ये कुछ बुनियादी अवामिल है जो कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बयान करती है। और इससे मुझे जो है वो इजिप्शियन माइथोलॉजी की कुछ बातें याद आ गई कि जब वहाँ पर भी मुर्दों को दफनाया जाता था, किसी का इंतकाल हो जाता था, तो वो पहले उसकी बॉडी पर कुछ केमिकल्स को लगाते थे, उसे पट्टियों में लपेटते थे और फिर उसे दफनाया जाता था। अगर एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स के अंदर देखें तो जहाँ पर इन मुर्दों को दफनाया गया है, उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें भी रखी जाती थी, जिनमें उनके जेवरात और खाने पीने की चीज़ें जैसे शहद वगैरह शामिल थे। तो ये एक सिंबल था कि ये जो है वो ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि एक नया आगाज़ है जहाँ पर उन्हें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अपने तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, सिविलाइजेशंस वजूद में आए, शहर आबाद हुए, लोगों ने खेती बाड़ी की, उस वक्त मिथ्स को किस तरह से देखा गया? बिल्कुल, मैं अपने इस सवाल के जवाब को पिछले सवाल के जवाब से कनेक्ट करूँगा कि जैसा कि हमने बात की कि मिथ एक ख़ास किस्म के वर्ल्ड व्यू को शो करती है, यानी उनका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, ये मिथ से हमें पता चलता है। तो जैसे ही कोई बड़ा शिफ्ट आता है, यानी पैराडाइम शिफ्ट हम इसे कह सकते हैं, कि जब वो हंटर और गैदरर्स से अब जो है वो सिविलाइज्ड माशरे के अंदर आ गए, तो उनकी माइथोलॉजी भी चेंज होने लगी। यानी कि पहले जिस तरह से वो हर चीज़ को मुक़द्दस निगाह से देखते थे या हर चीज़ उनके लिए सेक्रेट थी, शायद अब वो उस तरह से नहीं थी, क्योंकि अब उनका नेचर के ऊपर एक तरह का कंट्रोल आना शुरू हो गया था। अब वो ज़रात करना शुरू हो गए थे, अब उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए थे, वहाँ पे बहुत सारे हुनरमंद लोग भी अब काम करना शुरू हो गए थे। तो अब उनकी जो तशरीह थी इंसानियत के हवाले से या खुदा के हवाले से, वो भी अब तब्दील हो रही थी। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है और कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी है, दोनों पे असर पड़ा। तो अब खुदा उनके लिए जो है वो नहीं था जो कि उनके साथ हमेशा रहता था, जैसे कि माजी के हमने चीज़ों के अंदर देखा, बल्कि अब खुदा जो है वो अब एक टेम्पल तक महदूद होकर रह गया था। और इतना ही नहीं, खुदा का रोल भी अब मुख्तलिफ था। यानी कि अब खुदा को वो इस निगाह से देखते थे कि वो एक टीचर की तरह है, जैसे एक उस्ताद सिखाता है, उसी तरह वहाँ पर जो मेटल स्मिथ्स थे, लोहार थे, बार्बर्स थे, तो खुदा उनके लिए एक टेक्नोलॉजी के टीचर की तरह था। और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यहाँ पर जो है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग करती है, एक जुमला इस्तेमाल करती है कि डिवाइनली इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी, यानी वो खुदा से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी की तरफ अब जा रहे थे। और इसमें एक गॉड का भी वो जिक्र करती है जिसका नाम था एनकाय, द गॉड ऑफ विजडम, जो लोगों को विजडम सिखाता था। और एक मिथ हमें यहाँ पर नज़र भी आती है जो गिलगमेश की है, जिसमें मिलती जुलती मिथ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी जैसी, कि जब दुनिया में एक तूफ़ान आ रहा होता है, एक सैलाब आ रहा होता है, तो खुदा उसको टीच करता है कि कैसे जो है वो कश्ती बनानी है और अपनी हिफाजत करनी है। तो इसको वो डिवाइनली इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी की तरह देखती है। तो हमने ये देखा सिविलाइजेशनल पीरियड के अंदर कि खुदा का तस्वुर और इंसानियत का तस्वुर किस तरह से तब्दील हो रहा है, ये हमें उनकी मिथ्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। आपने हमें बताया कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, खुदा टेम्पल्स तक महदूद हो गया, लोगों से दूर होता गया। लेकिन ये बात तो हम सब ने ही सुनी होगी कि अल्लाह ताला हमारी शय-रक़ से भी ज़्यादा हमसे करीब है। तो फिर इस तज़ाद को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा हम सब की शय-रक़ से ज़्यादा करीब है। लेकिन मैं इसको इस अंदाज़ में समझाने की कोशिश करूँगा कि पिछले लोगों के लिए जो मामला था वो ये था कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं करते थे और अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है वो खुदा की तरफ माइल होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो नियोलिथिक या पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे, जो ज़्यादातर हंटिंग पे अपना दारोमदार रखते थे। लेकिन जैसे ही दौर तब्दील हुआ और जब उनका नेचर पे कंट्रोल आया, तो अब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुदा की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। तो कैरन भी यहाँ पर एक जुमला इस्तेमाल करती है कि गॉड बिकम अ डिस्टेंट
रियलिटी, यानी उनसे थोड़ा सा दूर हो गया। और इसको एक दूसरे अंदाज में भी हम इसमें समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बुद्धिज़्म की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हमें एक चीज़ नज़र आती है कि अगर खुदा के साथ कनेक्ट होना है तो आपको कुछ मखसूस किस्म की प्रैक्टिस करनी होगी, जो मेडिटेशन या योगा, जिससे आप उस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक जाएं जहाँ पे आप खुदा का जो है वो तजर्बा कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक तरह से एक ट्रांसेंडेंस हमें यहाँ पे नज़र आती। लेकिन जब हम इसको समझते हैं कि खुदा हमसे करीब है तो बेशक वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के आगे ही कुछ ऐसे पर्दे हाइल हो जाया करते हैं जिसकी वजह से खुदा हमें डिस्टेंस पे नज़र आता है, हालांकि वो हर वक्त हमारे करीब होता है। आपने हमें दो मुख्तलिफ अदवार में मिथ्स का कॉन्सेप्ट समझाया। हम एक तीसरे दौर की जानिब बढ़ते हैं जो कि 17वीं सेंचुरी से शुरू होता है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद हमें एक चीज़ दिखती है कि टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ता ही जाता है और आज भी हम उसी दौर में रह रहे हैं जिसे मॉडर्न दौर भी कहा जाता है। तो आज के दौर में मिथ्स को किस तरह से लिया जाता है और इसकी क्या एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो हमें इसी सवाल के जवाब में मिलेगा। एक तो हम इस चीज़ को पहले मद्देनज़र रखें कि जैसा कि हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मीनिंग मेकिंग करता है, बामानी बनाने की कोशिश करता है। तो पास्ट में हमने देखा कि लोगों ने माइथोलॉजी के ज़रिए दुनिया को समझने की कोशिश की, उसके प्रोसेसेस को समझने की कोशिश की। और माइथोलॉजी दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है, एक है मिथोस और दूसरा है लोगोस। मिथोस के मतलब होते हैं कहानियाँ और लोगोस यानी रीज़न। ये दोनों लफ्ज़ पहले एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आता है या मॉडर्निटी का दौर आता है तो ये दोनों लफ्ज़ अलग-अलग हो जाते हैं। यानी अब जो ड्राइविंग सीट है वो अब रीज़न के हाथों में है। यानी अब हम कायनात को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न का सहारा लेने लगे और हर चीज़ को साइंसी हवाले से समझने की हमने कोशिश की। और इस दौर के असरात भी हमने देखे, जैसे कि कैपिटलिज़म है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, फिर कुछ जो है वर्ल्ड वॉर्स भी हमें नज़र आती हैं। तो इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। यानी इस दौर के अंदर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग कहती है कि मिथ्स को जो है वो बिल्कुल ही डिस्क्रेडिट कर दिया गया और ज़्यादातर जो है ना वो रुझान जो है वो साइंस की तरफ, रीज़न की तरफ और अकल की तरफ जो है वो माइल हो गया। यानी अब हर चीज़ को हम रैशनल अंदाज में समझने लगे और अब कुछ भी सेक्रेड नहीं है। जैसे कि माजी के लोगों के लिए कुछ चीज़ें सेक्रेड हुआ करती थी, मुकद्दस हुआ करती थी, अब इस दौर के अंदर कुछ भी अनऑल्टरेबल लॉज नहीं है नेचर के, हम हर चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं साइंस की मदद लेके। तो ये काफ़ी ज़्यादा रैशनलिस्टिक पीरियड हम कह सकते हैं जो कि आ गया। आपके इस जवाब से मेरे जहन में दो सवालात आ रहे हैं। आपने बताया कि आज के दौर में हर चीज़ रीज़न की बेस पे देखी जाती है। बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर क्या आज लॉजिक की बेस पर हर चीज़ देखी जाती थी तो कदीम इंसान जो कि मिथ्स की बेस पर सारी चीज़ें देखते थे, आप ये कहना चाहते हैं कि वो इलॉजिकल थे? और दूसरी बात ये कि बेशक इंसान रैशनल बीइंग है, लेकिन साथ ही साथ इंसान एक इमोशनल बीइंग भी है। तो अगर हर चीज़ में रीज़न है तो फिर इमोशंस का क्या रोल रह जाएगा? बिल्कुल, ये दोनों बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। और सबसे पहले हम पहले नुक्ते के हवाले से बात करते हैं कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो इलॉजिकल थे, बल्कि हम ये कहेंगे कि उनकी लॉजिक हमारी लॉजिक से थोड़ी मुख्तलिफ थी। यानी जिस तरह से वो कायनात को समझने की कोशिश करते थे वो मिथिकल वे में सोचते थे और वो कहानियों की सूरत में ही कायनात को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन आज के दौर की जो है वो लॉजिक बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर जो है एक बहुत बड़े मशहूर फ़िलासफ़र हैं मिशेल फूको, वो ये बताते हैं कि हर दौर की अपनी एक एपिस्टीम होती है। एपिस्टीम का मतलब होता है एक रैशनैलिटी होती है जो उस दौर को गवर्न कर रही होती है। यानी इंसानों का जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो उस रैशनैलिटी से गवर्न होता है। तो आज अगर हम कायनात को देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रैशनलिस्टिक व्यू में देखते हैं, क्योंकि आज के दौर को बहुत ज़्यादा रैशनल टाइप की जो है वो एपिस्टीम गवर्न कर दी। लेकिन माजी के इंसानों को अगर हम देखें तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नज़रिए से दुनिया को देखते थे। दूसरा जो नुक्ता है कि आज चूँकि बहुत ज़्यादा हम रैशनल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो फिर उस इमोशंस का क्या रोल होगा। तो बिल्कुल ये बात हम अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है वो हर वक्त रैशनल नहीं रह सकता। उसे कुछ लम्हात ऐसे ज़रूर चाहिए होते हैं जब वो कुछ स्टेसी
का तजर्बा करे और कुछ ऐसे लम्हात हो जब वो कोई रैशनल एक्टिविटी ना कर रहा हो, बल्कि वो थोड़ा सा इमोशंस वाला एस्पेक्ट भी अपनी ज़िंदगी में डालना चाहता है। तो बहुत सारे तरीके हैं स्टैसी को हासिल करने के मज़हब के अलावा, यानी कि अगर हम देखें तो एक तरीका जो है उसमें से लोगों ने जो चुना बाद में वो ये था कि शॉपिंग करना या मेडिटेशन करना या नेचर के करीब जाना या सिंगिंग, डांसिंग, ये बहुत सारे तरीके थे जो कि मॉडर्न दौर के लोगों ने ख़ास तौर से अपनाए, और लेकिन अपनी उस नीड को बहरहाल जो है उन्होंने एड्रेस किया और बरकरार रखा कि किस तरह से हम अपने उस इमोशनल लाइफ को जो है वो जी सकते हैं। अब चूँकि हम अपने बुक रिव्यू सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने नाजरीन को आज के बुक रिव्यू सेशन की एक मुख्तसर समरी पेश करना चाहूँगी। हमने देखा कि मिथ्स क्या होती हैं और मुख्तलिफ अदवार में मिथ्स किस तरह से इवॉल्व हुई। हमने शुरुआत की कदीम इंसानों से, जहाँ पर वो हर चीज़ में और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम में मिथ्स की नज़र से उसे देखते थे, उसके मुतल्लिक मिथ्स को बयान करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, सिविलाइजेशंस आबाद हुए, फिर मॉडर्न दौर आया, तो ये मिथ्स का दायरा भी छोटा होता गया और आज की दुनिया में हम ज़्यादातर चीज़ें साइंसी दलाइल की बुनियाद पर देखते हैं। इन मुख्तलिफ अदवार में मिथ्स की इवोल्यूशन को देखने के बाद हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि आप इस किताब पर मबनी हमारे नाजरीन को क्या पैगामात देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने नाजरीन को जो है वो मेरी जो ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से इस किताब से जो मैंने हासिल की, मैं 3 बुनियादी पैगामात देना चाहूँगा। सबसे पहला पैगाम तो ये कि जब भी आप मिथ को अप्रोच करें या उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें मिथ को उन्हीं ग्राउंड्स पे समझना चाहिए जहाँ से मिथ जो है वो ड्राइव होती है। यानी मिथ को बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में समझना मुश्किल होता है। एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा कि अगर आप किसी खरगोश को देखें गार्डन के अंदर, तो आप उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप उसे एक एस्थेटिक व्यू से देखते हैं। लेकिन अगर आप उसी खरगोश को साइंस लैब के अंदर ले जाएं और उस पर जो है वो उसके का तजर्बा करें, तो आप उसको डाइसेक्ट करते हैं, फिर वो खरगोश बाकी नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मिथ्स को भी की ब्यूटी को भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो उसको उसी ग्राउंड पे समझें। अगर आप उसको एकेडमिक लेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी वो ब्यूटी जो है वो मिस हो सकती है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि मिथ्स का, जैसा कि हमने जिक्र किया कि एक सेक्रेड वर्ल्ड व्यू हमें मिथ के ज़रिए मिलता है, और आज के दौर के अंदर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब उस सेक्रेड आई की हमें एक मरतबा फिर ज़रूरत है। दुनिया को एक मरतबा फिर उसी मुक़द्दस आँख से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के जो चैलेंजेस हैं, यानी हमने साइंस के ज़रिए नेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो किया है, लेकिन जो इसके असरात हैं और जो समरात हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में, इन्वायरमेंट की शक्ल में। तो हमें एक मरतबा फिर उसी सेक्रेड आई की ज़रूरत है कि हम इस कायनात के जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और ना सिर्फ ये बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है हम छोड़ सकें। आखिरी नुक्ता जो अपने नाजरीन के सामने मैं पेश करना चाहूँगा वो ये है कि हम जितने भी अक्ली दलाइल दें किसी भी बात को समझने के लिए या समझाने के लिए, कहानियों का बहरहाल एक तासुर ज़रूर होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बातें जो है आप मंतकी दलाइल से जो है वो लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन एक कहानी के ज़रिए जो है आप बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर देते हैं। तो कहानियों में वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होती है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती। तो ये कुछ पैगामात थे जो कि मैं अपने नाजरीन को और आपको देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सर, आपने बहुत खूब अंदाज में इस किताब को प्रेजेंट किया। मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।